आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का जो स्ट्रेस काउंसलर की वैकेंसी है आपकी, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर, उसमें आज की वीडियो में हम जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी कई वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप ध्यान से देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स का कुछ प्राइस है, कुछ मिनिमम चार्ज लिया जा रहा है। तो आप वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसके साथ साथ कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अब तक 15 वीडियो आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर आईटीबीपी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर आपको 15 वीडियो मिल जाएंगी। आप उनको देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और फर्जी स्टूडेंट से सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे नाम से फर्जी नोट्स बेच रहे हैं, तो उनसे बचिएगा थोड़ा सा। जो लिंक कमेंट में दिया गया है वहीं पर जाइएगा, वहां पर आप जाकर नोट्स टाइप करेंगे और फिर मैं आपको खुद मैसेज करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं उसकी विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मनोविज्ञान की विधियों एवं संप्रदाय का चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने चेतना की अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना है। अब आप सभी 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ सही आंसर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बताए गए आंसर से मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका विलियम मैकडूगल, बी ऑप्शन विलियम वुंट, सी एडवर्ड टिश्नर या डी विकल्प बी एवं सी दोनों। तो हम सभी को पता है कि संरचनावाद के अंतर्गत मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना की अनुभूति माना गया है और संरचनावाद के जो मुख्य संस्थापक थे वह विलियम वुंट और उनके शिष्य एडवर्ड टिचनर थे। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी या ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि है, किस स्कूल ने व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या किया है। मतलब किस स्कूल या इसको हम संप्रदाय भी कह सकते हैं कि किस संप्रदाय ने व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या किया। पहला ऑप्शन है आपका संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद और तीसरा है मनोविश्लेषण, लास्ट आपका व्यवहारवाद। तो आपने वीडियो में देखा है कि जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के अंतर्गत बताया कि मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक रूप में जो भी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास में, वह उद्दीपक और उसके प्रति की गई अनुक्रिया मात्र होती हैं। मतलब जेबी वॉटसन ने बताया कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वह सिर्फ व्यवहार होनी चाहिए और इसके लिए इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल को प्रस्तुत किया। तो इसके अनुसार हमारा जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी व्यवहारवाद होगा, क्योंकि व्यवहारवाद में ही उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल की बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि में किसका अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी चेतना की अनुभूति, ऑप्शन सी व्यवहार या ऑप्शन डी कारण एवं प्रभाव का। तो प्रयोगात्मक विधि में आपने पढ़ा है कि हम कारण एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं, मतलब हम किसी घटना के कारणों को देखते हैं कि उस घटना के पीछे क्या कारण था और उस घटना का क्या प्रभाव हुआ, यह हम प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कारण एवं प्रभाव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चर के अंतर्गत जोड़ तोड़ किया जाता है? तो आपने प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत ही पढ़ा है कि जो हमारा स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर के अंतर्गत हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं तथा स्वतंत्र चर का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी स्वतंत्र चर सही होगा। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है हमारा मनोविज्ञान की किस विधि में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए प्रेक्षण विधि, ऑप्शन बी केस अध्ययन विधि, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि या लास्ट ऑप्शन प्रश्नावली विधि। तो हमने विधि वाले चैप्टर में देखा है कि साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों साक्षात्कार विधि में हमने यह देखा कि उसमें बताया गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में बातचीत करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस अध्ययन विधि में व्यक्ति के गत इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन बी केस अध्ययन विधि, ऑप्शन सी अंतःनिरीक्षण विधि या लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी साक्षात्कार विधि। यहाँ पर बात की जा रही है गत इतिहास, व्यक्ति के गत इतिहास के बारे में जानकारी। तो हमने देखा था कि जो हमारा केस अध्ययन विधि है, केस अध्ययन विधि के अंतर्गत हम 3 चरणों में या 3 तरह से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। पहला क्या था? पहला था हमारा प्रारंभिक सूचना, दूसरे नंबर पे हमारा था गत इतिहास और तीसरे नंबर पे था वर्तमान अवस्था। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का सूचना प्राप्त करने का जो जरिया था वह था गत इतिहास, यानी केस अध्ययन विधि के अंतर्गत हम गत इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बहिरंग चरों को नियंत्रित किया जाता है? किस विधि के अंतर्गत बहिरंग चरों को नियंत्रित किया जाता है? अब बहिरंग चरों को नियंत्रित हमने कहाँ पर पढ़ा है? याद करें आप लोग जिन्होंने वीडियो देख रखा है। तो हमने प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत देखा था कि वहाँ पर शोध के टाइम, शोध में जो शोध समस्या बनाने के बाद हम शोध करते हैं, उसमें यह देखा गया था कि स्वतंत्र चर का हम आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं और आश्रित चर क्या होता है? जिस पर स्वतंत्र चर प्रभाव डालता है। लेकिन जो थर्ड चर था वह था हमारा बाह्य चर या बहिरंग चर, जिसे प्रयोगकर्ता कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी वह नहीं चाहता है कि उसके प्रयोग पर बाह्य चरों का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक कौन है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड,
ऑप्शन सी जेबी वॉटसन या ऑप्शन डी अन्ना फ्रायड। तो हमें पता है कि जो मनोविश्लेषण संप्रदाय है उसके जनक सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने वियना में मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको यहाँ पर एक नाम और दिख रहा होगा, अन्ना फ्रायड, ऑप्शन डी में। तो अन्ना फ्रायड सिगमंड फ्रायड की बेटी थी, जिन्होंने बाद में सिगमंड फ्रायड के कार्यों को आगे बढ़ाया और नौ मनोविश्लेषणवाद की प्रतिपादन किया, जिसे नियो फ्राइडियन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने समग्रता या पूर्णता की बात की है। तो आप बताएं समग्रता की बात किसने की है। बिल्कुल सही, समग्रता की बात गेस्टाल्टवाद में की गई थी, गेस्टाल्ट स्कूल में, जिसके संस्थापक मैक्स वॉल्डहाइमर, कुर्ट कोफका और कोहलर थे। इन्होंने गेस्टाल्ट स्कूल की संस्थापना की और यह बताया कि मनोविज्ञान में हम संपूर्णता की बात करते हैं या समग्रता की बात करते हैं, हम पूर्ण रूप का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विल्हेम वुंट, ऑप्शन सी फ्रायड और ऑप्शन डी टिचनर। तो विलियम जेम्स, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक को लिखा था और यह हमने अपने साइकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो में ही देखा था। यहाँ पर एक बात आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस पुस्तक को विलियम जेम्स ने कब प्रकाशित किया था, यह कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11, यदि किसी व्यक्ति के साथ बचपन में ही कोई दुर्घटना हो जाती है जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर पड़ता है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान की किस विधि द्वारा किया जाएगा। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था, जहाँ पर केस अध्ययन विधि में गत इतिहास के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर भी बात क्या की जा रही है कि व्यक्ति के बचपन में घटना हुई है। अब बचपन में घटना हुई यानी उसके पास्ट से रिलेटेड है, और पास्ट से रिलेटेड जानकारी हम किस विधि के अंतर्गत लेते हैं, तो वह है हमारा केस अध्ययन विधि, जिसमें हम गत इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी केस अध्ययन विधि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई। तो यह भी हमने मनोविज्ञान की पहली क्लास में पढ़ा था, जो कि है हमारा ऑप्शन डी जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि जो लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी उसका वर्तमान में क्या नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस संप्रदाय ने चेतना की उपयोगिता को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना है। ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी संरचनावाद या ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो हमने संप्रदाय वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है कि प्रकारवाद ने चेतना की उपयोगिता को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना था और प्रकारवाद को संरचनावाद के विरोध में खोला गया था, क्योंकि प्रकारवादी जो थे वह संरचनावाद के चेतना की अनुभूति विषय वस्तु को मानने से इनकार करते थे और उन्होंने बताया था कि
मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह चेतना की अनुभूति नहीं बल्कि चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बालकों का एक समूह मैदान में खेल रहा है। मनोवैज्ञानिक उसके व्यवहार का, मतलब उस ग्रुप के, उस समूह के व्यवहार का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना चाहते हैं। इसके लिए वह किस विधि का उपयोग करेंगे? तो वास्तविक विधि या प्राकृतिक परिस्थितियों में अध्ययन किस विधि के अंदर किया जाता है? वह है हमारा ऑप्शन सी, प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि में हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी वास्तविक परिस्थितियों में प्राप्त करते हैं। हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं करते हैं, ना ही उसको प्रयोगशाला में लाते हैं। व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर हम उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक शोधकर्ता व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखना चाह रहा है। यह प्रयोग मनोविज्ञान के किस विधि से संबंधित है? एक शोधकर्ता व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखना चाह रहा है। अब यहाँ पर किस प्रभाव की बात की गई? व्यायाम यहाँ पर क्या हो गया? एक कारण हो गया जिसका प्रभाव किस पर देखा जा रहा है? मानसिक स्वास्थ्य पर। तो हमने प्रयोगात्मक विधि में देखा था कि प्रयोगात्मक विधि में बताया गया था कि कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है, प्रयोगात्मक विधि, वह हमारा राइट आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। केस अध्ययन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए, आसानी से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। नहीं, गलत। ऑप्शन बी, कारण परिणाम संबंध का निर्धारण किया जा सकता है। नहीं, यह प्रयोगात्मक विधि से संबंधित है। कई व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन संभव हो पाता है। यह क्वेश्चन भी, यह ऑप्शन भी गलत है। लास्ट, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं को विस्तृत ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर, बिकॉज हमने केस अध्ययन विधि में पढ़ रखा है कि इसमें हम किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित जानकारी को प्राप्त करते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन डी है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं को विस्तृत ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की परिभाषा में मानसिक प्रक्रियाओं का क्या अर्थ है? मानसिक प्रक्रिया यानी जो हमारे आंतरिक फंक्शन से संबंधित होती हैं, आंतरिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बाहरी व्यवहार, ऑप्शन बी सिर्फ पशुओं की अनुभूति, ऑप्शन सी आंतरिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी अस्पष्ट व्यवहार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आंतरिक प्रक्रियाएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी फ्रायड या ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो आपको याद होगा कि व्यवहारवाद में जब जेबी वॉटसन ने जब व्यवहारवाद की स्थापना की तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ व्यवहार को ही देख सकते हैं और सिर्फ व्यवहार को ही माप सकते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होनी चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ व्यवहार होनी चाहिए। यानी हमारा ऑप्शन ए जेबी वॉटसन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए चेतन का, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी व्यवहार या ऑप्शन डी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हमने मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत देखा है कि जो मनोविज्ञान की परिभाषा बताई गई है वह बताई गई कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन, प्रयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? मतलब प्रयोगात्मक विधि से संबंधित या प्रयोग से विधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आश्रित चर का प्रभाव स्वतंत्र चर पर देखा जाता है। ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। ऑप्शन सी, स्वतंत्र एवं आश्रित दोनों चरों का प्रभाव बहिरंग चर पर देखा जाता है। या ऑप्शन डी, बहिरंग चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि हम प्रयोग के अंतर्गत स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं। तो इसी के साथ यह क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। इस क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।